हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो। और सबसे पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जाके देख लें, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये भी समझने में थोड़ा मजा आएगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत जगह तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बाजू वाला बटन दबाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो वो किसका दर्द है, वो कौन लोगों का दर्द है। तो वो दर्द को आप साइड रखो, अपना प्यार दिखाते रहो और लाइक की बरसात करते रहो। प्यारा सा जरूर कमेंट्स करें, प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि ज़रूरत है दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ ग्रेविटेशन का, वो टॉपिक है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। पर ये न्यूटन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से केप्लर के बारे में बताऊंगा। उस दिन मैंने आपको केप्लर के बारे में बताया था, आज मैं फिर से केप्लर के बारे में बताऊंगा। क्योंकि केप्लर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, बोलोगे सर आप तो न्यूटन के बारे में, न्यूटन की थ्योरी बता रहे हो और एक्सप्लेन आप मतलब कि किसकी स्टोरी बता रहे हो आप केप्लर का। तो यार जरूरी है। क्यों जरूरी है? रीज़न ये है कि न्यूटन ने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो भी ये थ्योरी बनाई थी, इस थ्योरी में हेल्प लिया था किसका? केप्लर का। केप्लर के रिसर्च का हेल्प लिया था, जो उन्होंने प्लानिटरी मोशन के बारे में, आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ याद होगा ना, उसी का हेल्प लेके उन्होंने ये बनाया था। तो इसीलिए केप्लर इतना तो है। केप्लर के बारे में 1 मिनट बात करने का तो उनका हक तो बनता ही है, हमें उनके बारे में बात करना चाहिए दोस्तों। तो केप्लर जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उस समय के, वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर प्लस मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने इतना सारा रिसर्च, सोचो अभी हमारे पास सब कुछ है पर हम सोचते ही नहीं, और उस समय उन्होंने इतना रिसर्च किया था, हम उनको बोल सकते हैं कि वो ग्रेट थे। वो मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। यहाँ हम एक नहीं बन पाते, वहाँ वो दो बने थे उस समय। ओके दोस्तों, और उन्होंने जब अपना स्टार्ट किया था, मतलब ये जर्नी स्टार्ट की थी, उस समय वो स्टार्टिंग में हेल्पर थे। हेल्पर, और किसके हेल्पर थे? उस समय के जो महान साइंटिस्ट थे, मतलब ग्रेट साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे, टाइको ब्रा करके एक साइंटिस्ट थे, उनके ये हेल्पर थे दोस्तों। ओके, और ये उनके साथ ज्वाइंट हुए थे 1600 में। कब? 1600 में दोस्तों, ध्यान रखना 1600 में। लेटर ऑन कुछ ही सालों के अंदर टाइको ब्रा का अचानक में डेथ हो गया, और टाइको ब्रा का डेथ होने के कारण 1601 में, ओके, मतलब उनका डेथ 1601 में हुआ था। और उसी के बाद क्या हुआ कि ये मतलब उनके डेथ होने के बाद केप्लर ने बहुत अच्छे काम उनके साथ किया था, उन्होंने अपना नाम बहुत फेमस किया था, जिसके कारण टाइको ब्रा का डेथ होने के बाद इनको, मतलब केप्लर को रॉयल मैथमेटिशियन एज अपॉइंट किया गया था उस जगह पे। किसके जगह पे? टाइको ब्रा के जगह पे अपॉइंट किया गया था। सोचो दोस्तों, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा टाइको ब्रा के जगह पे। टाइको ब्रा बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, और उनके जगह इनको अपॉइंट किया गया इनके डेथ के बाद। तो सोच सकते हो केप्लर ने कितना हार्डवर्क किया होगा। ओके, तो दोस्तों बाद में मतलब जो टाइको ब्रा ने बहुत सारा उन्होंने भी रिसर्च किया था, एस्ट्रोनॉमर थे तो बहुत सारा उन्होंने रिसर्च किया था। तो उन्हीं के रिसर्च के बेसिस पे आगे फिर कौन रिसर्च करना स्टार्ट किया? केप्लर ने। और केप्लर ने फिर आपको पता ही है प्लानिटरी मोशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बहुत सारे प्लैनेट के बारे में उन्होंने रिसर्च किया। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत था, किसके बारे में था? अपना केप्लर के बारे में। और चलो मैं केप्लर का जो बर्थ ईयर था अभी आपको बता देता हूँ। जो केप्लर का बर्थ ईयर था वो 1571 था, और उनका जो डेथ ईयर था वो 1630 था। तो दोस्तों ये भी आपके, देखो दोस्तों ये एग्जाम में नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए बस, कि मतलब आपको एक्स्ट्रा पता रहे। जेडी फैमिली को कुछ तो जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बता दिया, तो इसीलिए मैंने बताया क्योंकि जो न्यूटन ने अपना ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, इसमें हेल्प लिया था केप्लर का। तो केप्लर के बारे में कुछ तो बात बनता है ना भाई बोलने का। आप भले कहीं भी छुपाओ, पर आप जहाँ जाओगे तो कुछ हमारा पार्ट रहेगा आपके अंदर, भले आप हमारे बारे में मत बोलो। तो वैसे ही अगर न्यूटन ने खुद ही बताया था कि मैंने किसका हेल्प लिया था? केप्लर का हेल्प लिया था। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। बहुत सिंपल है, बहुत जैसे दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह आपको लिखना है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, थोड़ा भी चेंज नहीं करना है, वैसे ही लिखो आप। हाँ, वर्डिंग चेंज कर सकते हो थोड़ा, वो नहीं मैं बोल रहा, मतलब थ्योरी जैसे मैं ये ऑलरेडी मैंने सिंपल लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है यूनिवर्स में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वही हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स एक्ट होता ही, और वही फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो वही लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर
ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। ओके, हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को एक डेफिनाइट फोर्स पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रखा। और डेफिनाइट फोर्स, वो फोर्स कौन सा है दोस्तों, ग्रेविटेशन। वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन। ओके, अब दोस्तों ध्यान देना, मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उसी लाइन को अगर आपने समझ लिया और कर लिया तो खत्म हो गया टॉपिक। बोलो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला सर आपने, बताता हूं, कंट्रोल। Force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Okay, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। Force, ये दोनों के बीच का force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. दोनों के बीच का जो distance है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है दोस्तों। Okay, अब मैं यहाँ लिख के बताता हूँ तो फिर मैं ये पढ़ूंगा। पहले मैं ये लिख दे, क्योंकि ये जो लिख मतलब अगर आपको ये आने लगा सॉल्व करने तो आपने आप खुद से लिख सकते हो दोस्तों। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ करता हूँ, जगह जितना ज्यादा बचेगा आपके पास जगह है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों का मासेस का, ये दोनों मास का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। और इनवर्सली प्रोपोर्शन, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शन, डिस्टेंस को, पर वो डिस्टेंस कैसा, स्क्वायर। ओके, यही बताया था न्यूटन ने कि जब हम फोर्स को, न्यूटन जब हमें एग्जाम में आएगा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको यही लिखना है और इसी को देख के तो यहाँ छापना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो सामने है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो नहीं, ये दोनों का रिलेशन कैसा है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स, अगर बोलना चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोस्तों force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance between them. Okay, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा देंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो दो चीज लगता है, एक इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल, और यहाँ ग्रेविटी की बात चल रही है तो हम कैपिटल जी लगाएंगे, स्मॉल जी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये क्या है मैं बताता हूँ, कंट्रोल करो। ये हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाया तो यहाँ दो चीज लगेगा, इक्वल और जी, इक्वल और जी। ओके, और आगे लिख दिया हमने m1 m2 अपॉन d2। ओके, अब दोस्तों यहाँ जी जो है उसको, जी को क्या बोलते हैं, ध्यान देना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसको बोला जाता है, जी को बोला जाता है। जी को जो हमने लिया है ये कि इसको ये जी क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हर जगह सेम है। दोस्तों मैंने कैसे किया, सबसे पहले प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते तो दो चीज लगता है, इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट क्या है, जी, क्योंकि जी क्यों कांस्टेंट है, मैंने बताया कि जी, देखो जी यहाँ मैंने क्यों लिया, जी यहाँ मैंने लिया क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाने का एक कांस्टेंट लगता है, और यहाँ मैं ग्रेविटी की बात करूँ इसलिए मैंने यहाँ जी लिया। और जी को क्या बोलता है, बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और अगर हम जी की वैल्यू, चलो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, चलो जी की तरफ को चेंज कर लेता हूँ। जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो डी स्क्वायर, और ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा m1 m2। ओके दोस्तों, ऐसे करके आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दोस्तों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एफ डी डिवाइड में था, मतलब डिस्टेंस डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो गया। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पुट करके, हेनरी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। जी की वैल्यू जो, चलो पहले मैं यूनिट बताऊंगा फिर जी की वैल्यू बताऊंगा, पहले यूनिट। ओके, अब इस जी का, इस कांस्टेंट का जी का यूनिट क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट दोस्तों आता है एग्जाम में, राइट द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट लिखो तो बहुत सिंपल है, कैसे, ध्यान दो, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। डी क्या है हमारा, डी एक डिस्टेंस है, डी क्या हमारा एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये डिवाइड ऐसे करता हूं मैं, m1 m2 ये मास है, मास को किसमें लिखते हैं, kg में लिखते हैं, kg पर 2 है इसलिए क्या स्क्वायर, या तो इन शॉर्ट आप ऐसा, SI यूनिट ऑफ g इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। क्यों, क्योंकि डिवाइड में तो ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, और ऐसे। मैंने कैसे किया दोस्तों, ये यूनिट मैंने कैसे बनाया, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर है।
और ये जो मास है, मास का यूनिट क्या होता है केजी, तो 2 मास है इसलिए मैंने केजी स्क्वायर लगा दिया। और मैंने नीचे कैसे लिखा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइड वाला नंबर ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है पावर माइनस होता है, इसलिए केजी। और यही किसका यूनिट है दोस्तों, जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। अब दोस्तों जो हेनरी ने अब यहाँ तो चलो मैंने बता दिया, हेनरी ने दोस्तों इस जी की वैल्यू फाइंड की थी। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब कैलकुलेट करके जी की वैल्यू फाइंड की थी। तो जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू ये थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11, आगे इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ओके, ये वैल्यू आप याद रखोगे, बाय हार्ट रखोगे, जैसे याद रखना, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, यही वैल्यू हर जगह यूज किया जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। हेनरी ने इस पे बहुत मेहनत किया और फाइनली उन्होंने सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड की थी, जो वैल्यू है 6 पॉइंट। अब देखो दोस्तों, जहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बाद जो दोनों मास की बात करो, दोनों मास यहाँ वैल्यू रखो, और फाइनली ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट है, वो क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी (-2). ओके, मतलब कि ये हमारा डिवाइड में दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ दोस्तों मैंने क्या लिखा है वो बता देता हूँ। मैंने पहले ये इसलिए बताया दोस्तों कि आपको अपने आप ही है, ये देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप इसको देख के इसको लिखो। ये क्या रट्टा मारने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको देखो और फिर इसको लिखो, वही तो लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है। This force is directly proportional to the product of masses of two objects and the inversely proportional to the square of the distance between them। वही तो मैंने लिखा है, force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, यही तो लिखा है। ओके, अब हमने वो जो सपोज किया, 2 ऑब्जेक्ट लिया था उसको सपोज कर लेते हैं। सपोज 2 ऑब्जेक्ट विथ मासेस m1 एंड m2 एंड केप्ट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। देखो दोस्तों, बहुत सारे बुक में यहाँ r लिखा रहता है तो भी चलता है। ओके, दोनों का डिस्टेंस यहाँ d लिया है, डिस्टेंस d लिया है, और बहुत सारे बुक में यहाँ r लिया है, तो कोई टेंशन नहीं, कहीं यहाँ r लिखा रहता है कहीं d लिखा रहता है, तो कहीं गलत नहीं है, और दो सब सही है। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, अब इससे आपको समझ में क्या आता है, ये जो थ्योरी बनाया न्यूटन का बने, ये क्यों बनाया, इससे क्या उनको पता चला, उनको क्या पता, कुछ तो पता चला होगा, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, टेंशन मत लो। अब मान लो, अब जैसे आप जितना मास बढ़ाओगे, अगर मान लो मैं हाथी को लेके आ रहा हूँ, हाथी को, तो हाथी पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, हाथी और अर्थ दो लेके बीच, हाथी पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी कि चींटी पे ज़्यादा ग्रेविटी होगी। आपने हाथी और चींटी का बहुत सारा जोक सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है। ओके, तो दोस्तों फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जैसे मास बढ़ेगा वैसे क्या बढ़ने वाला, फोर्स बढ़ने वाला है। अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो रिलेशन होता है दोस्तों, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है वो इस साइड से भी बढ़ता है तो इस साइड से भी बढ़ता है, अगर इस साइड से भी कम होगा तो इस साइड से भी कम होगा। दोनों रिलेशन या तो बढ़ना चाहिए, दोनों रिलेशन या तो घटना चाहिए। तो दोस्तों जब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। इसीलिए इस रिलेशन, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता। इसीलिए इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा है कि जब हम मास बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, मास बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब d², अब मान लो अर्थ से धीरे धीरे दूर चले जाओ, ये हमारा, मैं इसी रिलेशन को लेके चलता हूँ, ये हमारा अर्थ है, इससे ये एग्जांपल से आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ। ये हमारा अर्थ है, अर्थ से अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, और डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होता चला जाएगा ना। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर चला जाते जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बात है। और जैसे जैसे पास आते जाओगे, डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थ के पास आ रहे हैं, देखो दूर जा रहे हो, फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स कम हो रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एक रिलेशन कम हो रहा है, एक रिलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक कम एक ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। और समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान दो। अब दूसरी तरफ, अब अर्थ के पास आ रहे हो, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस के अर्थ के पास आ रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अर्थ के पास आ रहे हो तो फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन
एक कम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसीलिए ये दोनों रिलेशन, इसको यहाँ नीचे रखा है और ये ऊपर है, इसीलिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मुझे पता था स्टार्टिंग में सर ऐसा कैसे लिखा है, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। पहले आपको इसे करवा देता हूँ, फिर बताऊंगा एक चीजें। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों है इसके मास से, क्योंकि मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जितना मास बढ़ेगा उतना उस पर फोर्स बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं अर्थ से धीरे धीरे दूर जा रहा हूँ, मैं दूर चले जा रहा हूँ, अर्थ से धीरे धीरे दूर जा रहा हूँ, और अर्थ से जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम एक्ट होगा, फिर जैसे जैसे दूर चला है। और जैसे जैसे मैं पास में आता चलाऊंगा वैसे मेरे पे ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट होती जाएगी। जैसे आपने एक चीज़ तो सुना होगा, मम्मी ने घर में बोला ही होगा बहुत बार कि जब आप जीवदानी जाते हो, जो बोईसर वाले हैं वो ज़्यादा वहीं जाते हैं, तो जब जाते हो तो ये चीज़ें तो आपने सुनी कि मम्मी से कि जब देखो हम लोग ऊपर जाते हैं तो माता जी के आशीर्वाद के कारण जब हम वापस मिल के आते हैं तो हम फटाफट नीचे उतर आते हैं। तो भाई साइंस में ये बोला जाता है कि जब हम उतर के आते हैं तो हम ग्रेविटी जिस साइड होता है उसी के टूवर्ड जा रहे हैं, और ग्रेविटी के टूवर्ड जा रहे हैं, इसीलिए हमें फटाफट, जबकि हम ऊपर जाके वापस आते हैं थक भी चुके रहते हैं, पर फिर भी हम कैसे हो जाते हैं, फटाफट नीचे आते चले जाते हैं। क्यों चले आते हैं, कि हम टूवर्ड द ग्रेविटी जा रहे हैं। और दोनों अब क्या हो रहा है इस समय, अब ऐसा लेंगे, जब हम ऊपर से जब आ रहे थे तो डिस्टेंस क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा था, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स हमारे पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आराम से हम क्या चले जाएंगे, नीचे चले आएंगे। तो आज आपको समझ में आ गया, प्लीज मम्मी को समझा देना, पर ज्यादा उस पर डिस्कस मत कराएं तो बहुत मार खाओगे। ओके, हम भी सुनते रहते हैं इस पे, इसीलिए क्योंकि अपना साइंस ना अपने तक ही रखना है, घर में उसको एक्सप्लेन मत करना, ये सब साइंस। ओके, तो दोस्तों समझ में आ गया कि जब जीवदानी में हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे फोर्स क्या होता है, कम होता है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, तो हमारे ऊपर फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए हमारे ऊपर ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही रिलेशन आपको बताना था, मैंने बहुत तरीके से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो चीज भी नहीं है तो आपको बस ये याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके दोस्तों, तो मैंने बता दिया और आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है बस। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने टॉपिक का नाम लिखा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अब बुक ओपन करके देखोगे तो टॉपिक का नाम ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये एंडिंग में लिखा हुआ है, पर एक्चुअल जो मैं सॉल्व करने वाला उसका नाम यही होना चाहिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बुक वालों ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ये लिखा होता तो मतलब बुक वाले ने जो लिखा सही लिखा है, बट ऐसा लिखा होता थोड़ा बच्चों को ज्यादा समझ में आता, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो न्यूटन ने जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन किया था, जो अभी हमने देखा था, तो उसमें आप ध्यान दोगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा दिया था। ओके, बस हम डिस्टेंस की बात देते हैं, तो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा उसने क्यों किया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यों लिया, ऐसा क्वेश्चन दिया कि व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन अ डिस्टेंस इन हिज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा। तो दोस्तों इसी को अपने को प्रूफ करना है और इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब स्टार्ट करने से आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, मतलब कांस्टेंट मोशन में मूव हो रहा है, कंटिन्यू मूव हो रहा है, तो वहां आपको पता, जैसे मान लो ये हमारा सन, इसके चारों तरफ कॉन्स्टेंटली मूव कौन होता है हमारा, ये अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ मूव होता रहता है, और अर्थ का ये मास फिर इसका वेलोसिटी, फिर ये दोनों के बीच में रेडियस जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर। तो दोस्तों ये जो सन है हमारे अर्थ पे जो फोर्स एक्ट करता है, वो एक्ट की वैल्यू होती है mv²/r। जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, mv²/r। ये याद कर लो, बाहर कर लो, 11th में इसको सॉल्व करके भी दिया जाएगा 11th में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आपको कि ऐसा समझ के चलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब पता है कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है 9th में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट वी कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ भी प्लैनेट
कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, तो ये जो सन इस प्लैनेट के ऊपर जो एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, जो अपनी तरफ घिसता रहता है, तो अपनी तरफ घिसने के टाइम ये जो फोर्स एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ वैल्यू होती है वो mv²/r होती है। क्या होती है, mv²/r। और दोस्तों इसके अंदर हम एक और चीज फाइंड करने वाले हैं, इसी का यूज करके सबसे पहले हम, आपको पता है जो प्लैनेट मूव हो रहा है उस प्लैनेट का स्पीड क्या होगा, तो हम सबसे पहले स्पीड फाइंड करेंगे और फाइनली लास्ट में उसी सबको सॉल्व करते करते हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है सबसे पहले बता देता हूँ, वही चीज लिखा जो मैंने आपको बताया है। When the object is constantly acted upon by a force direct towards the center of the circle, this force is called a centripetal force। आपको पता ही है, बट यहाँ मैंने इसलिए बताया constantly मूव, मतलब कोई भी अगर एक कांस्टेंट वैसे ही मूव हो रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, तो आपको पता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। ओके, अब मैं ये फॉर्मूले को बनाने के लिए, इफ m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द स्पीड। देखो दोस्तों यहाँ ध्यान दो, v को वेलोसिटी नहीं, v को यहाँ क्या कंसीडर किया है, इसको सॉल्व करने के लिए v को यहाँ कंसीडर किया है स्पीड, इसलिए कंफ्यूज मत होना। v इज द स्पीड एंड द r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू mv²/r। ओके, मैंने पहले बता दिया यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, mv²/r। ओके, अब हम प्लैनेट का ले लेंगे। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a circular orbit in a uniform circular motion, if a planet is revolving around the sun, planet किसके चारों तरफ घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, in a circular orbit। और ध्यान दो, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट होगा, ये हमारा सन होगा, ये प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घूमता रहता है, मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये सन इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, जो अपनी तरफ खींच के रखने वाला है, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, कौन सा फोर्स एक्ट होता है, कॉन्स्टेंटली पर क्या होना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, उसके ऊपर एक्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या थी, mv²/r। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब कांस्टेंट। ओके, where m is the mass of the planet, m क्या होता है, mass of the planet, and v is the speed। मैंने बोला यहाँ हमें v को क्या कंसीडर करना है, स्पीड कंसीडर करना है, स्पीड। एंड r इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, r जो होगा ये ऑब्जेक्ट का, ये हो गया m मास। ओके, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा r, और ये जिस स्पीड से ऐसे घूम रहा है उसको क्या लेंगे हम, v लेंगे, ओके दोस्तों, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, समझा दी। अब हमें स्पीड का यूज करके इसको धीरे धीरे क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है तो वहां जो फोर्स एक्ट होगा, कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूम रहा है तो वहां जो फोर्स एक्ट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होता है F इक्वल टू mv²/r। ओके, तो दोस्तों यहाँ जो v है उसको क्या कंसीडर किया, स्पीड कंसीडर किया, स्पीड। तो मैं यहाँ इसलिए स्पीड का फॉर्मूला लिखता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोस्तों ध्यान दो, ये हमारा सर्कल, ये हमारा क्या है, सर्कल है, और ये हमारा सन है। तो इस पे जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये सर्कमफरेंस हो गया ना। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो ये जो प्लैनेट इस सर्कमफरेंस पे घूम रहा है, तो सर्कमफरेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या था, 2πr। और नीचे टाइम पीरियड को हम कैपिटल T ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कैपिटल। ये मुझे लिखना था, मैं लिखना भूल गया, बट आप ध्यान दे देना। हमने टाइम पीरियड को क्या लिया, T। ओके, अब दोस्तों यहाँ स्पीड को जो कंसीडर किया, हमने स्पीड को क्या कंसीडर किया, v। ये बस याद रखना है, स्पीड को हमने यहाँ सॉल्व करने के लिए कंसीडर किया है v, क्योंकि
v इक्वल टू 2 पाई। अगर हम वेलोसिटी का ले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए हम उसको उस तरह सॉल्व नहीं करते। हम क्या करेंगे, स्पीड का लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड हमने किसको लिया है, v को लिया है, तो v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, तो हमें v की वैल्यू मिल गई। याद है ना, अगर हम वहाँ वेलोसिटी लेते तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम वहाँ वेलोसिटी कंसीडर नहीं करते। हम क्या लेंगे, इसको स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पीड। ओके, अब मुझे v की वैल्यू मिल गई दोस्तों। v की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, f इक्वल टू, ध्यान देना एकदम अच्छे से, m बाय r, और v की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो v की वैल्यू, चलो और थोड़ा नीचे लिखता हूँ अच्छे से, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ m, v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, v की वैल्यू 2 पाई r अपॉन टी, 2 पाई r अपॉन टी, ये v की वैल्यू, और इसका क्या है, स्क्वायर, और अपॉन क्या है कि नीचे r। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, m। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, m इंटू 2 का क्या हो जाएगा 4, पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे t का भी हो जाएगा स्क्वायर। ओके, यहाँ, और नीचे ये वाला r। ओके, अब दोस्तों ध्यान दो, r एक कैंसल, एक r ऊपर से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा दोस्तों, m इंटू 4 पाई स्क्वायर, एक r कैंसिल हुआ ना, तो एक r बचा, अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन क्या बचा हमारा, टी स्क्वायर। ओके, ये r ऊपर वाले r से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, m इंटू 4 पाई स्क्वायर। ओके, कैसे कर रहा हूँ, इंटू r अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे मैंने सेपरेट कर लिया। ध्यान देना, मैंने क्या किया, m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर अलग लिखा, r अपॉन टी स्क्वायर अलग लिख दिया। अब मुझे दोस्तों इसको रफ करना पड़ेगा, आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो कि मुझे रफ करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं करता हूँ। तो दोस्तों अभी पूरा ध्यान देना अच्छे से, अब मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से, m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। ओके, यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड किया, और ऊपर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, इन शॉर्ट देखा जाए r स्क्वायर कैंसल तो कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर दोस्तों यहाँ हमें फायदा हो जाएगा। हमने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब दोस्तों क्या हो गया, ध्यान दो, m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बना, r स्क्वायर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर से थर्ड लॉ में क्या बोला था, याद होगा, याद रहना चाहिए, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। मैंने करवाया था ना, करवाया था कि नहीं, ये दोनों ये ऐसे करवाया था, टी स्क्वायर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब, फिर इसके बाद दो इक्वल और के इक्वल का और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने कांस्टेंट लिया, तो के यहाँ था और आर क्यूब को नीचे लेके आ गया था। अगर नहीं याद होगा तो जाके पहले केपलर्स का जो तीनों लॉ है उसको अच्छे से देख ले। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के होता है। तो ये उल्टा है तो भी कांस्टेंट ही होगा दोस्तों, दोनों कांस्टेंट है। ये यहाँ बोलोगे सर ऐसे लिखा, तो हम इसको ऐसे लिख देते, क्या टेंशन है, ऐसे लिखेंगे। ओके, m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, तो हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, फॉर्मूला टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होता है। और यहाँ उल्टा लिखा तो मैंने भी उल्टा के लिखा हुआ है, देखो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होता है, पर फॉर्मूला कहता है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो ये उल्टा था तो मैंने भी उल्टा के लिखा हुआ है।
अब यहाँ हो जाएगा फाइनली m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, m इंटू 4 इंटू m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। k को मैंने अंदर ले लिया और ये 1 स्क्वायर को ये नीचे, मतलब k को इधर लिखा और r स्क्वायर को उस साइड लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब। आप इसको फिर से रफ करना पड़ेगा मेरे को दोस्तों। अब इक्वल के इस साइड क्या लिखा था, f ना, f लिखता हूँ f। अब देखो दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है, मान लो जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, वो ट्रेडमिल पे थोड़ी दौड़ रहा है कि कुछ सालों के बाद उसका मास कम हो जाएगा। तो उसका मास क्या हो, कांस्टेंट होगा, तो m कांस्टेंट होगा, 4 की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, पाई की वैल्यू 22/7 ये भी कांस्टेंट होती है, और k तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो हम यहाँ जब भी इक्वल और कांस्टेंट, ये m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, जब भी हम इक्वल और कांस्टेंट निकालते हैं तो वहाँ क्या लग जाता है, प्रोपोर्शन लग जाता है। जैसे दोस्तों प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट लगता है, इक्वल और कांस्टेंट, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वल और कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल। और क्या बचा, 1/r², 1/r²। यहाँ लिख देना वेयर m4 पाई स्क्वायर, m4 पाई स्क्वायर और क्या k इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इक्वल टू कांस्टेंट, और यही है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ इससे पहले हम d लिखते थे, मैंने बताया था भाई d लिखो या r लिखो। d मतलब डिस्टेंस होता है, r मतलब भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दोनों का मतलब यही है। तो बुक में इसी तरह प्रूफ r लेके प्रूफ किया, तो मैंने इसी तरह लेके प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और देखो इसमें हमने कैप्लार्स लॉ का यूज किया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन बाबा ने कैप्लार्स के लॉ का यूज किया था। देखो यहाँ मैंने स्टार्टिंग बताया था कि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ बनाया हुआ उसमें कैप्लार का यूज किया। तो देखो यहाँ कैप्लार का यूज किया, तभी तो उसको कांस्टेंट बताया। किसको कांस्टेंट बताया कि r³/t², उसको मतलब एक्चुअल क्या लॉ होता है, t²/r³ इक्वल टू k होता है। तो मैंने इसको इसलिए इसको भी उल्टा लिखा है। तो इसमें इस लॉ में न्यूटन बाबा ने किसका यूज किया, कैप्लार्स का यूज किया था कि नहीं यूज किया था, और हमने फाइनली इसको प्रूफ कर दिया। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसीलिए इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और दोस्तों आपको एक चीज और बताऊंगा कि यह आएगा एग्जाम में, प्रूफ कर देना ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों ये जो ग्रेविटेशन है ना, ये ग्रेविटेशन सबसे वीकर फोर्स होता है, सबसे वीकर फोर्स होता है, सबसे कमजोर होता है। बोलो ये सर क्या बोल रहे हो, सही बात है ना, तभी तो मैं आराम से खड़ा हो गया। स्ट्रांग फोर्स होता तो मैं ऐसे ही से, आप लोग क्लास में ऐसे ही से आते, छोट होके आते ऐसे से, पर ये सबसे वीकर फोर्स है, इसी कारण हम लोग स्टेबल है। चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आप मुझे आंसर देना नहीं चलेगा, आंसर मैं ही दे देता हूँ। मान लो अभी मैंने क्या बोला, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपके सामने टेबल है, दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को चिपक क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं चिपक पा रहे? कैमरामैन मेरे सामने खड़ा है, मैं खड़ा हूं, तो हम दोनों चिपक क्यों नहीं जा रहे, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो दोस्तों इसका रीजन है, जैसे मैंने आपको इनर्शिया भी पढ़ाया था, फ्रिक्शन भी पढ़ाया था, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो मुझे यहाँ खड़े करके रखा है और कैमरामैन को वहाँ खड़े करके रखा है, जिसके कारण हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मान लो ये पेन है आपके बुक, आपके में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यूज योर ब्रेन पावर, ये वाला ब्रेन पावर, ये कौन सा बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ब्रेन पावर यूज कर रहा है कि एक पेन रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, तो टेबल में बुक और पेन रखा हुआ है। तो जैसे कोई हमें बोला गया था कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो ये बुक और पेन दोनों एक दूसरे मतलब अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते भाई? अट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि टेबल पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है, इसके कारण वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। इनर्शिया पढ़ा होगा, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है, इसीलिए बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकर फोर्स है। दिखने में बड़ा है, जो बड़ा दिखता है, बड़ा भया तो क्या भया, नहीं वो अलग, ये सही नहीं रहेगा। तो ओके, तो दिखने में बड़ा है बट दम उतना नहीं है दोस्तों। ओके, बट ग्रेविटी नहीं होता तो हम भी स्टेबल नहीं होते। ओके, तो दोस्तों ये बता दिया मैंने, ये कोई आपके दिमाग में आना चाहिए था, बट चलो मैं दिमाग में लाता रहूँगा, मैं आपको सॉल्व करता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। इस तरह हमारा ये, हमने आज दो चीज़ देखा। सबसे पहले हमने देखा
कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड सेकंड हमने देखा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअल टेक्स्ट बुक में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, नीचे देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड जितना ज़्यादा अच्छा वाला कमेंट्स करते थे करते थोड़ा बहुत। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।